हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024 ग्रुप बी ग्रुप सी के सिलेबस में आपको इंग्लिश कंपलसरी रखा गया है। मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट हैं जिनके सिलेबस अभी दिए गए हैं सब में इंग्लिश के टॉपिक को सिमिलर रखा गया है, सभी में कॉमन है, सभी को टॉपिक सेम पढ़नी है। तो इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपने मल्टीपल अगर फॉर्म भरा है, एक से अधिक फॉर्म भर दिया है 2 पोस्ट के लिए, तो भी आपको बेनिफिट ही होने वाला है। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन आपको आएंगे एग्ज़ाम में, चाहे आपने किसी भी पद के लिए अप्लाई किया है इंग्लिश से। इससे आपको 30 नंबर मिलेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो उसके टॉपिक मेनली दिए हुए हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग है, आपकी प्रोवर्ब्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, उसी के आगे आपको चीज़ें दी जा रही हैं। आपको मैंने प्रोवर्ब्स की 2 दे दी हैं क्लासेस, उसकी पीडीएफ भी दिया था, उसको पढ़ते रहिएगा। उसके अलावा अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिए। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं सेंटेंस करेक्शन की। आप देखिएगा, आपने टॉपिक दिया है सेंटेंस करेक्शन। इसको बहुत सारे कैंडिडेट स्पॉटिंग एरर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इसके नाम चेंज हो जाते हैं। देता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर का भी मतलब यही होता है सेंटेंस करेक्शन करना या इसको एरर को ढूंढना, ठीक है, स्पॉट करना, खोजना उसको। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारा सेंटेंस करेक्शन होता क्या है। सेंटेंस के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई आपको एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें गलती रहेगी, आपको उसको करेक्ट करना होगा। पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो सेंटेंस आपको दिया हो वो हर बार गलत ही दे। वो हो सकता है सही ही दिया हो और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए गलती कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन देते हैं। मतलब आपको कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें आपको 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जैसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पार्ट ए, यहाँ पार्ट बी, पार्ट सी और यहाँ पे पार्ट डी है सपोज करिए, ठीक। डी में रहेगा नो एरर और ए बी सी में पूछा जाएगा आपसे गलती क्या है। अगर गलती नहीं है कहीं भी तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, जो कि आपका सही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डी पर ही वो चीज़ हो, वो तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको इसमें दी जाएंगी चैनल के माध्यम से, आपको एक तरीके से गोल्डन रूल्स मिलने वाले हैं। गोल्डन रूल्स का मतलब क्या है समझ लीजिए। सेंटेंस करेक्ट करने के लिए सबको आना चाहिए क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज। मतलब जैसे आप हिंदी जब पढ़ते हैं, हिंदी में कोई वाक्य आपको मिलता है, अगर मैं कोई गलत शब्द बोलूँ तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर इस चीज़ का होना गलत है। जैसे आपसे कुछ भी अगर सेंटेंस दिया जाए, अगर उसमें किसी चीज़ की गलती है, कर्ता, क्रिया, कर्म, तो आप पकड़ लेते हैं कि हाँ यहाँ गलती। उसी तरीके से आपको इंग्लिश में एरर को खोजना है। तो जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? कुछ ऐसे रूल हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं हमेशा, कि उसी से रिलेटेड आएगा, सेंटेंस चेंज रहेगा, लेकिन अगर आपने एक ट्रिक अपने दिमाग में रखी है कि ये वाला वर्ड आएगा तो उसके साथ ये यूज़ नहीं होता, मतलब फिक्स है कि वो नहीं आएगा, उस वैसे ही रूल्स आपको पहले दिए जा रहे हैं, ताकि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी नहीं भी तैयार है तो कम से कम जो आपके सेंटेंस एरर में आए तो कुछ क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ गोल्डन रूल्स वाले ही मैं पहले कराऊंगी प्रैक्टिस, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता चले और आपको रूल भी याद हो जाए। याद कैसे होगा रूल? आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे नहीं याद होगा। आज याद हो जाएगा, 10 क्वेश्चन है याद हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जब ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी, रूल ज़्यादा होंगे, तो भूलने लगेगा। तो रिवीजन करिएगा, हो सके तो कॉपी पेन रखिए, सिर्फ रूल लिखते चलिएगा कि ये शब्द है तो इसके साथ ये नहीं प्रयोग होता, क्योंकि कम टाइम में आप ऐसे ही इसको तैयार कर सकते हैं और ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि ऐसे हमारा सेंटेंस भी तैयार होता जाएगा। तो क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना होगा? अगर आपके पास कोई किताब हो, रखे हो बुक आप, तो उससे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं इसके लिए कोई बुक आपको मार्केट में मिलेगी अलग से कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो इंग्लिश आ रही है उसके लिए, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें तो वही हैं, पढ़ लीजिए कहीं से भी, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ चीज़ें जैसे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का, मेरे ख्याल से मैंने ये सभी चीज़ों के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, प्लेलिस्ट भी बनी है, जिनको ज़रूरत हो वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये पहली क्लास है, इसलिए इतनी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से आपको करना है। दूसरी बात ये है कि सेंटेंस करेक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं आपके, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीपली अगर नहीं पढ़ना चाहते, जैसे आपने एमटीएस का फॉर्म भरा है, तो ओवरऑल आपको इतना तो पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसे आपसे लिखा हुआ है कोई सेंटेंस, उसमें कहीं बीच में इन आ गया
ठीक है, फॉर आ गया, बिटवीन आ गया, कुछ मतलब इस तरीके के, तो आपसे पूछा जाए बताइए ये वर्ड क्या है, तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ये शब्द होते क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें पता हो, इस वजह से आप सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जहाँ पढ़ लीजिएगा कि वो होते क्या हैं और उसके प्रकार कम से कम कि क्या होते हैं, उसमें मेन चीज़ें। और चैनल के माध्यम से भी आपको चीज़ें दी जाएंगी, 3 चीज़ें दी गई हैं, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए, बाकी भी अपलोड कर दी जाएंगी। टाइम के अभाव की वजह से उसको नहीं किया गया है अभी तक, जब टाइम मिलेगा तो उसको भी कर दिया जाएगा। आइए हम इम्पॉर्टेंट रूल को पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते चलते हैं कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ छोटी सी समझ लीजिए। अगर मैं इसकी आपको पीडीएफ देंगे तो है ही है, लेकिन दे देने के बाद केवल अगर आप पीडीएफ सोचेंगे हम पढ़ लें आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, आपको खुद ही अभी वीडियो में समझ में आ जाएगा। जैसा आप सेम टू सेम देखते हैं इसी को पीडीएफ में आपको दे भी देती हूँ। तो आइए देखते हैं और समझ लीजिएगा कि क्यों नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको इसमें से जो है सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए लिखा है ना पार्ट ए, बी, सी और डी। डी पे क्या लिखा है, नो एरर। नो एरर का मतलब अगर ये सेंटेंस करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे जाना है और डी को गोला भर देना है OMR पर। ठीक है, तो आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें गलती है या नहीं। देखिएगा, अनलेस यू डोंट मतलब डू नॉट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। फिर से पढ़ते हैं, अनलेस यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो इसमें प्रयोग किया गया है अनलेस और एंटिल, ऐसे दो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं जो कि ऑलरेडी क्या करते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं। तो दो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करते। देखिए यहाँ पे लिखा है डो नॉट, डोंट लिखा हुआ है, शॉर्ट में डू नॉट है ये NOT। तो यहाँ पे भी नॉट है नकारात्मक और अनलेस ऑलरेडी नकारात्मक वर्ड है, मतलब निगेटिव सेंस दे रहा है। इस वजह से एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए किस में एरर है, तो इस सेंटेंस में पार्ट ए में गलती है, तो यहाँ पर एरर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता अगर आपको करना होता एग्ज़ाम में। तो अब आपको इसी तरीके से, ज़रूरी नहीं है यही सेम टू सेम सेंटेंस देखने को मिले, लेकिन आपको अनलेस का प्रयोग करते हुए अक्सर आप देखेंगे जो गलतियां करते हैं, जो आपको सेंटेंस मिलते हैं उसमें ज़रूर से कोई ना कोई नकारात्मक वर्ड जरूर जोड़ा रहेगा दो। तो आप हमेशा समझिएगा अगर अनलेस का प्रयोग है तो उसके साथ आने वाला जो वर्ड होगा नकारात्मक नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ आप गलती तुरंत समझ जाएंगे। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें आपको याद कर लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको मान लीजिए किसी को नहीं भी पता है इतना रूल, बस इतना अगर याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, वो तो आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या गलती है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ठीक है, तो वही आपका सही राइट आंसर होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग heavily which drenched me completely। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको अच्छे से पूरा रूल मैंने रख दिया है, लिख दिया है वहाँ पर, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे मैंने पहला वाला बताया आपको, उसमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि आपको, बस आपको बता दिया कि अनलेस एक निगेटिव वर्ड है उसके साथ कभी भी वो चीज़ नहीं आती, तो वो याद रखेंगे। इसमें क्या है, जैसे आप इसमें कई रूल होते हैं, इसको आगे बताया जाएगा। फिलहाल पहले सेंटेंस की केवल बात करें तो जो हमारा नो सूनर है, नो सूनर के साथ कभी भी व्हेन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नो सूनर जब भी आएगा तो सेंटेंस में व्हेन की जगह किसका यूज होगा, देन का होगा, THAN, देन का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में गलती है। किसमें गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ व्हेन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ रूल इसी के अकॉर्डिंग आपको जो जानने चाहिए। अब यहाँ पर इसको समझिए, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए व्हेन के बजाय देन का प्रयोग उचित है। नियम क्या है कि जो नाइदर है हमारा, नाइदर के साथ नॉर आता है, ये रूल है, याद रखिएगा। जब कभी भी सेंटेंस में नाइदर आएगा तो उसकी जगह क्या यूज़ होगा, उसके साथ क्या यूज़ होगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नॉर। और आइदर अगर लिखा है तो आइदर के बाद क्या आएगा, और आएगा।
समझ में आ रहा है। और गलती कहाँ पर देता है, जब भी सेंटेंस आपको देगा तो आइदर के साथ नॉर दे देता है और आइदर और नाइदर के साथ क्या दे देता है, और मतलब अपोजिट। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जब भी हमारा नो सूनर है तो उसकी जगह वेन नहीं होता, देन का यूज़ हमेशा होता है। नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नाइदर के बाद नॉर आता है, और आइदर के बाद हमेशा और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें तो बोथ के बाद एंड आता है और एज वेल एज नहीं आएगा, जबकि थॉट के बाद येट का प्रयोग आता है, और जो है हार्डली और स्क्रैचली के बाद वेन का प्रयोग होगा, और जो है नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिली सीखने को। क्या क्या चीज़ें मिली, इसको कॉपी में अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। क्या क्या चीज़ें हुई कि जब भी हमारे सेंटेंस में नाइदर आएगा तो नाइदर के साथ क्या प्रयोग होगा, नाइदर नॉर, ऐसे याद करिएगा, नाइदर नॉर आइदर और। ठीक है, आइदर और हो गया। ठीक है, नीदर और आइदर का मतलब क्या होता है, मतलब इनमें से कोई, या तो ये या तो वो, मतलब ऐसा इसका सेंस निकलता है। बोथ का मतलब आपको पता है कि जो है कि बोथ के बाद जो है एंड का प्रयोग हमेशा होता है। जब दो लोगों के कहते हैं ना, बोथ ऑफ यू आप लोग लिखते हैं, तो बोथ मतलब हमेशा एंड के साथ प्रयोग होगा। और उसकी प्रकार से बात करें थॉट का, तो उसके साथ हमारा क्या होता है, येट का प्रयोग होता है। और जो हार्डली है और स्क्रैचली है उसके बाद हमेशा जो है वेन या बिफोर आता है। इनके साथ क्या आएगा, वेन या तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नो सूनर के बाद क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा ना शुरू में ही कि मैं वही क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो कि रिपीटेड हैं, तो इसको ज़रूर से नोट करके रूल्स लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो रूल बताए गए उसी के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए लिखा है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन। देखिए यहाँ पे नो सूनर के साथ क्या प्रयोग किया गया, देन का, वेन का नहीं। आगे देखेंगे, नो सूनर हैड आई रिच्ड द स्टेशन देन। देखिए हर जगह नो सूनर के साथ देन आ रहा है। यही सेंटेंस देखिए, मान लीजिए इस तरीके से आपको एग्जाम में दिया जा सकता था कि नो सूनर हैड, यहाँ पे एक पार्ट बना दिया गया, और फिर आई रिच्ड स्टेशन, और यहाँ पे मान लो इस तरीके से, और ये देन बाकी ये सेंटेंस रहेगा। तो आपको यहाँ पे एरर बताना होता है, लेकिन ये चूंकि करेक्ट है सेंटेंस, यहाँ पे देन रहेगा नो सूनर के साथ। समझ में आ गया। और गलती हमेशा यही देगा भी, जो आपको यहाँ पे लिखा है, आप परेशान ना हो, आपको यही देगा हमेशा। गलत जब होगा तो नो सूनर के साथ, जैसे ही नो सूनर आप सेंटेंस में देखिए तुरंत खोजिए कि वहाँ वेन लिखा है कि देन लिखा है। ठीक है, और जैसे ही नाइदर देखिए या आइदर देखिए, तुरंत देखिए उसके साथ नार लगा है कि और लगा हुआ है। एंड का यूज़ किया गया है तो देखिए वहाँ बोथ है या नहीं, कि एमंग का यूज़ तो नहीं है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को, एरर को पहचान सकते हैं। तो ये रहा सेकेंड। आइए अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, अगला दिया है हमारा, सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस एमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। और अगला है हमारा नो एरर, मतलब लिखा हुआ है कि सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस एमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन। अभी हमने ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। क्या पढ़ा था हमने कि हमेशा जो है एंड का प्रयोग जब हो, अभी तो हमने खैर बोथ के लिए पढ़ा था कि बोथ के बाद के हमेशा जो है एंड का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ एमंग और एंड के लिए एक चीज़ और समझ लीजिए, एंड का जो हमारा जो एमंग है, एमंग का प्रयोग जो हमारा होता है, एमंग और बिटवीन दो चीज़ें होती हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान से सुन लेंगे। एमंग जो हमारा होता है दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, जबकि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, मतलब एक और दो, सिर्फ दो ही के लिए यूज़ होगा बिटवीन का, और लेकिन एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो रूल्स हैं मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, तो उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ दो की बात हो रही है, ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एमंग का प्रयोग नहीं होगा, एमंग की जगह बिटवीन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ रूल है इससे रिलेटेड, इसको समझ लीजिए। देखिए बिटवीन का प्रयोग होगा, देखिए प्रीपोजिशन एमंग एवं बिटवीन दोनों का ही अर्थ क्या होता है, बीच में। दोनों का सेंस हिंदी में तो आता है बीच में, लेकिन बिटवीन का अर्थ होता है केवल दो। जैसे मैंने बोला ना, केवल दो चीज़ों की अगर बात की जाए तो बिटवीन होगा।
और एमंग का अर्थ होता है दो से अधिक के लिए। होगा तो अर्थ दोनों का बीच में ही, लेकिन अगर सिर्फ दो पर्सन की बात हो रही है, दो चीज़ों की, तो हम बिटवीन लगाएंगे। दो से अधिक जहाँ भी आएगा वहाँ एमंग का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ किया जाता है। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स, मतलब जो मनी का बंटवारा किस में हुआ, दो लोगों के बीच में, माई सन मतलब मेरे दो सन के बीच में हुआ, मतलब दो बेटों के बीच में। तो देखिए यहाँ बिटवीन का प्रयोग है। अब नेक्स्ट दिया है, माई मनी वॉज डिवाइडेड एमंग माई थ्री सन्स, जहाँ तीन बेटों की बात आ गई, तीन लोगों को दो से जैसे ही बढ़ा तो वहाँ पे क्या हो गया, एमंग का प्रयोग कर दिया गया, बिटवीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन एमंग इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी पता चला कि ये बिटवीन एमंग ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। कभी कभी आपको सेंटेंस देगा, पूछेगा, जैसे यही सेंटेंस दे देता, जैसे ये ऊपर अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे एमंग न लेके बिटवीन ही लिखा होता है। ठीक, पूछता है कि इसमें क्या है, मतलब बिटवीन को अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो आपको पता होना चाहिए ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। MTS के एग्जाम में ऐसा पूछने की पूरी संभावना है। आगे देखिए, अगला देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या गलती है। देखिएगा, लिखा हुआ है, स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्यूटेड हर। फिर से इस सेंटेंस को देखेंगे, स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्यूटेड हर। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब आप कई बार ये सब सेंटेंस पढ़ लेंगे, तो आपको भले ही कोई चीज़ पता हो ना हो, मान लीजिए आपकी इसको हिंदी मीनिंग नहीं पता, जैसे मैंने शुरू में ही बोला ना कि जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी होते हैं सबके साथ प्रॉब्लम होती है पूरे सेंटेंस को समझना। आपको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आप रूल से ही पकड़ लेंगे कि इसमें गलती कहाँ है। तो मेरा तो काम है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, टॉप थोड़ी करना है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ट्रिक से थोड़ा सा कर लेना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक्यूज्ड फॉर, यहाँ एक्यूज्ड फॉर का यूज़ गलत है। अब यहाँ पे पता कैसे चल गया, इसलिए पता चल गया क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से पता चल गया, आपको भी पता चलने लगेगा। देखिए, कुछ हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन जब आप पढ़ते हैं तो कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैं आपको एक सीरीज़ दूंगी प्रीपोजिशन के, वो भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब उनके साथ फिक्स है, उस प्रीपोजिशन के साथ वही शब्द आएगा, मतलब जो शब्द है उसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो उसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो वो भी डायरेक्ट उठा के दे देता है एग्जाम में, जैसा कि यहाँ पर किया है। तो एक्यूज्ड फॉर का यहाँ पर प्रयोग गलत है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता। आइए देखते हैं एक्यूज्ड फॉर का गलत क्यों है। देखेंगे, प्रीपोजिशन फॉर की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, ऑफ, मतलब एक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग आप करेंगे। देखेंगे, एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, मतलब जो एक्यूज्ड के साथ एक्यूज कहिए या एक्यूज कहिए, उसके साथ जब हम ऑफ लगाते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है। देखिए, टू चार्ज समवन विथ अ क्राइम, वायलेंस ऑफ रूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, जब हम आपको इस सेंटेंस को पढ़ते हुए भी समझ में आ रहा है कि इसका जो है वायलेंस से मतलब समझ में आ रहा है क्राइम हुआ है, इस वजह से भी यहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसलिए एक्यूज फॉर नहीं होगा, एक्यूज ऑफ होगा। ठीक, अगले रूल्स पे आइए, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगेन टू ट्रेन। अभी आपने क्या पढ़ा था, नो सूनर के बाद, इसमें तो आप तुरंत बता सकते हैं कि क्या होगा। हमने अभी पढ़ा था ना कि नो सूनर के साथ किस चीज़ का प्रयोग होता है, हमेशा देन का प्रयोग होता है, व्हेन का प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। पता चल गया होगा आपको, क्योंकि अभी हमने ऊपर इसको बताया था आपको। जैसे ही देखा, मैंने कहा ना, आपने नो सूनर देखा, तुरंत खोजिए कि क्या लिखा है, व्हेन लिखा है कि देन, क्योंकि हमेशा मिस्टेक उसी में देता ही है अधिकतर, मतलब मैक्सिमम टाइम। अपवाद तो हर चीज़ में है, तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन व्हेन जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपने ठीक किया और आगे बढ़े। आइए देख लेते हैं, फिर से उसी चीज़ को समझाया गया है जो मैंने पहले बताया था। फिर से यहाँ पढ़िए तो याद होगा। देखिए, देन का प्रयोग उचित है। देखिएगा, नाइदर के बाद नॉर, और आइदर के बाद क्या होता है, और आता है, और एंड और बोथ का कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। और जो हार्डली और स्क्रेचली के बाद हमेशा वेन का प्रयोग होता है, या तो बिफोर का प्रयोग होता है। ठीक है, और नो सूनर के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, देन का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है, उसी चीज़ को रिपीट किया गया जो पहले था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट देखेंगे। इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्क्रेसिटी। आगे देखेंगे, इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू अस इज टर्म ऑफ सिक्रेटली। देखिए इसमें जो राउंड वर्ड यूज़ किया है, यहाँ राउंड नहीं अराउंड होगा, ठीक है। राउंड का मतलब क्या होता है, गोला, गोला शेप, लेकिन अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, मतलब उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर राउंड गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आइए इसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, राउंड का मतलब वही होता है, गोलाकार वृत्त होता है, लेकिन इसमें एडवर्ब हमारा क्या यूज़ होगा, अराउंड, जिसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर या आसपास, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है पावर करप्शंस, एब्सोल्यूट पावर, करप्शन, एब्सोल्युटली। अगर इसको सेंटेंस को कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा इसमें कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत चीज़ों की रिपीटेशन है। जैसे देखिए, पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर, करप्शन, एब्सोल्युटली। तो लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आइए अगला देखिएगा। जहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है रूल्स की, वहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, देखिएगा। अ डेबिट कार्ड इज सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड, बट अनलाइक अ क्रेडिट कार्ड द मनी कम डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर्स बैंक अकाउंट व्हेन परफॉर्मिंग अ ट्रांजैक्शन। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस करेक्शन के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ज़रूरत है, उसको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको टेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, मतलब जो आप पढ़ते होंगे ना, टेंस, टाइम एंड टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के भी सभी पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरीके से सबके रूल्स पता होने चाहिए थोड़े। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो गलती हुई है वो आपके टेंस में गलती है, तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे, इस तब समझ पाएंगे जब हमको टेंस की थोड़ी जानकारी होगी। फिलहाल यहाँ पर आइए सीखते हैं कि क्या गलती हुई है। यहाँ पे कम का प्रयोग, सॉरी, केम का प्रयोग गलत है। यहाँ पे पास्ट की बात नहीं होगी, प्रेजेंट की बात होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। क्यों गलत है, आइए देख लीजिए। क्योंकि इस वाक्य में प्रेजेंट टेंस में है, मतलब ये वाक्य हमारा किस में है, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे केम की जगह पे क्या आ जाएगा, कम्स का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का है कि नहीं, इसलिए पता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, लिखा है ना, अ डेबिट कार्ड इज सिमिलर। आपका इसका प्रयोग कहाँ पर आप हमेशा करते हैं, प्रेजेंट में ही करते हैं। इससे अभी आपको इससे मतलब नहीं है कि इसका हम कॉन्टिन्यूअस में करते हैं या नहीं, लेकिन ये पता है कि सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है। रूल्स अगर आपको कुछ चीज़ें याद होती हैं तो सेंटेंस का मतलब ना समझ में आए तो क्या हुआ, लेकिन आप एरर तो ज़रूर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये प्रेजेंट में है तो अगला सेंटेंस हमारे यहाँ पास्ट में नहीं आएगा, इस वजह से केम का प्रयोग नहीं, कम्स का प्रयोग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हमारा हो जाएगा कि अ डेबिट कार्ड इज सिमिलर टू अ credit card, but unlike a credit card the money comes directly from the user's bank account when performing a transaction, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए आगे देखते हैं। जो अभी रूल आपको बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। एमटीएस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में तो ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये रिपीट होते हैं और गलती कुछ नहीं होती है, तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिएगा, लिखे लिखा हुआ है, मिस्टर गुप्ता इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉज। यहाँ क्या लिखा है, डॉटर इन लॉज, तो हमेशा गलती यहीं पर होगी। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लिया करिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को नहीं चेक करेंगे, सेंटेंस जो भी दिया हो, डॉटर इन लॉज लिखा है, जो भी यहाँ पर यूज़ किया गया होगा हमेशा इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी चेंज होगा यहाँ चेंज होगा, ठीक है। डॉटर्स हो सकता है लेकिन डॉटर्स इन लॉज नहीं होगा, मतलब सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए इसके कुछ नियम हैं जो कि अभी मैं बता रही हूँ, उससे आप करेंगे। आइए पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है, मिस्टर गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन डॉटर्स इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है, आइए यहाँ पे समझिए और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि डॉटर इन लॉज के स्थान पे कंपाउंड प्लूरल
नाउन डॉटर्स इन लॉज का प्रयोग उचित है ना। यहाँ लॉज में एस नहीं लगेगा जबकि डॉटर्स में लगेगा। लिखेंगे डॉटर्स इन लॉ अशुद्ध प्रयोग हुआ है। कुछ कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल नंबर प्रथम शब्द या मुख्य पद के प्लूरल जो है यानी यस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। देखिए जैसे इसमें लिखा है कुछ शब्द के, तो अपवाद तो हर जगह होते हैं, है ना, तो और जगह पर होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर अपने एग्जाम को देखना है। तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको चीज़ें नोट करिए और याद करते चलेंगे। देखेंगे जैसे देखिए सिंगुलर नंबर, डाटर इन लॉ लिखा है तो ये सिंगुलर, इसका हमें प्लूरल बनाना है तो लॉ में लॉज नहीं लगाएंगे, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉटर्स हो जाएगा। देखिए डॉटर्स इन लॉ। अगला दिया है फादर इन लॉ, सिंगुलर है लेकिन हम फादर अगर इसको बहुवचन बनाना चाहते हैं, प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फादर्स इन लॉ होगा। मदर इन लॉ का क्या होगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ का क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। सन इन लॉ का क्या होगा, सन्स इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। आप देख रहे हैं फर्स्ट जो पद है हमारा, फर्स्ट वर्ड, इसी में एस को जोड़ा गया है, लास्ट वाले में नहीं, और इरर में यहीं पर मिस्टेक होगी। पर ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले में नहीं लगता है, लगता है, लेकिन वो भी कुछ अपवाद में है, उसके भी रूल आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जितना इसमें दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखिएगा एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। ठीक है, फिर से देखिएगा एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। आपको बताना है सेंटेंस में गलती कहाँ है। ठीक है, तो उसमें गलती आपके पार्ट ए में है। पार्ट ए में गलती कहाँ पर है, यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, जब भी हम जैसे बात करते हैं एवरी, ईच, मतलब सबका प्रयोग हो रहा है ना, एवरी सभी की बात हो रही है यहाँ पर, इसी वजह से वहाँ पर नहीं होगा। आइए देख लीजिए यहाँ पर ऐसा क्यों है, देखिएगा। देखिए नियम क्या है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट मतलब शुरुआत में जो सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही होता है ना हमारा सेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल तो यही होता है एक सिंपल स्ट्रक्चर सेंटेंस का इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह पे यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, एवरी, वन, आई, इधर, नाइदर, इसको देखिए आइदर नाइदर भी आप सुनते होंगे, इधर नेदर भी पढ़ सकते हैं, जो आपको सही लगे वैसे पढ़िए, पर रूल याद रखिएगा। तो इसके साथ सदैव हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। चूँकि ये पास्ट ये हमारा प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यूज़ हो जाएगा, हमेशा हैज़ का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। जब भी सब्जेक्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ईच हो गया, एवरी हो गया, वन हो गया, इधर नइदर, ये सभी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनके साथ जो है हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, हैज़, लेकिन हैव क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रोनाउन के टाइप के बारे में एक पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। अगर डायरेक्ट ये सेंटेंस दे दिया जाता और पूछा जाए, अंडरलाइन कर दे एवरी पे, पूछा जाए बताइए ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है प्रोनाउन की, वहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, इतने ही रूल्स हैं, इतना याद करिए। डेली के डेली जो चीज़ें देते जा रही हैं उसको पढ़ते चलिएगा, क्योंकि जब कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेंटेंस हो जाएंगे, बहुत सारे नियम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पीडीएफ को भी मैं सेंड कर दूंगी आपको टेलीग्राम पर, लेकिन केवल पीडीएफ पढ़ने से नहीं आएगा, कुछ चीज़ें इसमें जो बताई गई हैं पहले देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।